नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की परीक्षा है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, यूपी लेखपाल होगा और एसएससी की कई परीक्षाएं हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, क्योंकि हाल ही में एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। ऐसे में जीएस का रोल काफ़ी अहम हो जाता है और जीएस के लिए इतने कम समय में आपको चाहिए एक ऐसा वीडियो जो आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करा सके। तो आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अभी मैंने आपके लिए लेकर के आया है आधुनिक इतिहास का 5वां भाग। अभी तक मैं आपको प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ा चुका हूँ, मध्यकालीन इतिहास पूरा पढ़ा चुका हूँ और आधुनिक इतिहास के 4 भाग पढ़ा दिए हैं। ये हमारा 5वां और सेकंड लास्ट भाग होगा और इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन, प्रांतीय चुनाव, माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन, भारत का संवैधानिक विकास, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा शुरू होगा पहला प्रश्न आपका शुरू होगा, वो सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ है। मतलब देखते हैं क्या है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर लीग इंडिया के अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर जी थे। इस लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो अब देखते हैं, यहाँ से आपका शुरू होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। यह एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो वह कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए किस नारे के साथ शुरू हुआ? महात्मा जी द्वारा दिया गया कौन सा नारा था जिसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि करो या मरो, यही वो नारा था जिसको महात्मा गांधी जी ने दिया और इसी के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो वही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। भारत की आज़ादी से संबंधित इतिहास में 2 पड़ाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। प्रथम 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा जो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942। ऑप्शन बी भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ये बार बार आरआरबी में इसको बार बार यही प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? यह एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जिसमें लोगों को कहा गया था कि आप अंग्रेजों को भगाइए यहाँ से, ये अत्याचार काफ़ी ज़्यादा हो गया है इनका। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से आपका प्रांतीय चुनाव शुरू हो जाता है कि प्रांतीय चुनाव में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे, यानी प्रांतीय चुनाव कब भारत में आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 35-36 में। 1935-36 में 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर भारत में 1937 में पहले प्रांतीय चुनाव हुए। 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों, जिनमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत था, इसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आई, जबकि सिंध, उत्तर पश्चिम और सीमांत असम में मिली जुली सरकार बन गई। तो भारत में प्रांतीय चुनाव कब शुरू हुए? 1936-37 में। अगला प्रश्न शुरू होता है आपका माउंटबेटन योजना से और भारत के विभाजन से। प्रश्न है
कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो भारत के बंटवारे की घोषणा, देखिए आप कभी भी 1947 15 अगस्त ना कीजिएगा, क्योंकि इसकी घोषणा जो है वो की गई थी 3 जून 1947 को, जबकि पूर्ण रूप से भारत का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हो गया था। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका क्या है कि भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को की गई थी। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिलते वक्त समय क्या था? वो समय था आधी रात का। आधी रात का समय था। यहीं पर नेहरू जी ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक अपना अविश्वसनीय भाषण दिया था। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि में आज़ाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की पहली संध्या पर संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक अपना अविस्मरणीय भाषण दिया था। तो भारत को जब आज़ादी मिली तो उस समय आधी रात थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? तो ये स्वतंत्रता देने के लिए 1946 में सहमत हुई, जबकि 1947 में आज़ादी दे दी गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 15 मार्च 1946 को दिया गया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की। यहाँ पर भी 2 प्रकार के सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन की बात की जा रही है। तो वहाँ का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। इसी ने घोषणा की कि 15 मार्च 1946 को घोषणा की कि 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और 3 जून 1947 को भारत में इसकी घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बना। आप ये कभी ना टिक करिएगा कि 15 अगस्त 1947 को हो गया, नहीं। संप्रभु का मतलब ही होता है कि जहाँ पर नियम और सारे कानून खुद के बनाए हुए चलें। तो भारत का संविधान इसी दिन लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, और यहीं से भारत एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य बन गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और राजेंद्र प्रसाद जी को ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बना लिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित कीजिए। यह भारत की एक नियमावली पुस्तक है। जी हाँ, ये बिल्कुल है भारत की नियमावली पुस्तक। इससे कानूनी शासन को कूटबद्ध किया, जी बिल्कुल किया है। यह एक मूलभूत राजनैतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, जी बिल्कुल सही। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये बात आपकी गलत हो जाती है। यही आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यह एक वैधानिक दस्तावेज है। भारत का संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है, और भारत में कोई भी काम होता है वो संविधान के अनुसार ही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है कि भारत का संवैधानिक विकास। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया, जी बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है विकल्प। अगला विकल्प है आपके सामने कि इस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा को प्रदान किया, जी बिल्कुल 1919 के द्वारा। ये आप मार्क करके रख लीजिए कि 1919 के द्वारा ही भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, और इस अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवंटित किए। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ कर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इनका कार्यकाल 20 वर्ष ना होकर के 5 वर्ष होता था। तो ऑप्शन डी इसी हिसाब से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की पहली बार शुरुआत हुई थी।
देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इस समिति के द्वारा चुनाव की व्यवस्था की गई तथा भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। और 1892 में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ चुने समाज के कुछ गिने चुने लोगों को ही 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 के चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया जब 1833 के दौरान। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई? प्रांतीय स्वायत्तता वो प्रदान की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में आरबीआई की भी स्थापना की गई थी कि भारत का एक रिजर्व बैंक होगा। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। प्रांतीय स्वायत्तता का भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम से प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया था। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी। तो 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता जिसको नहीं पता वो बता दें कि प्रांत अपने मर्जी से काम करेंगे। ये मान लीजिए ये पूरा देश है, तो इसमें ये प्रांत अपने मर्जी से काम करेंगे। हाँ, कुछ अधिकार इनको दिए जाते हैं देश को कि आप इसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, कि इन अधिकारों के द्वारा बाहर नहीं आएंगे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में मार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्लियामेंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्लियामेंटो सुधार 1909 में पारित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जॉन मार्ले भारत का सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से वृद्धि कर दी गई। यानी मार्लियामेंटो सुधार में मार्ले और मिंटो 2 व्यक्ति थे। मिंटो भारत का वायसराय था, जबकि मार्ले भारत का सचिव था। भारत का सचिव जो था वो ब्रिटेन में रहता था, जबकि भारत का वायसराय जो था वो भारत में रहता था। और यही दोनों आदमी थे जो भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी हिंदू अलग वोट करेंगे, हिंदुओं के लिए, मुस्लिम मुस्लिमों के लिए, यानी ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम किया करते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? यह रिपोर्ट 1918 में ही प्रकाशित हुई थी। इसी को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यही आदमी था। वो कहता था कि भारत में कुछ सुधार किया जाए, संविधान बनाया जाए, कानून बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि ये सूर्यविहीन उषा काल है, यानी अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, अब तुमको तो घर जाना होगा, हमारे बारे में चिंता ना कीजिए। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं आपके गवर्नर जनरल और वायसराय से। दोस्तों पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? श्री राजगोपालाचारी, जो बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने थे। ये देख लेते हैं क्या है कि चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 में मद्रास के थारापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर यही व्यक्ति रहे थे, यानी कौन? श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने कहाँ पे दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया? तो दोस्तों मीर जाफर कहाँ? बंगाल का था, बंगाल में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीर कासिम को हटाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसी के साथ ही बंगाल में दोहरी शासन यानी द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी अपने पास रखे। अंग्रेजों ने ये 3 चीज़ें अपने पास रखी, यानी पैसा वसूलेंगे हम, दीवानी कार्यालय हम देखेंगे और प्रशासन भी हम देखेंगे, लेकिन तुम आंतरिक व्यवस्था देखो, फौजदारी देखो, प्रशासनिक दायित्व तुम देखो, ठीक है। तो इसी के तहत मीर जाफर को एक बार फिर से बंगाल का नवाब बनाया गया।
द्वैध शासन प्रणाली के तहत। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय था। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। ये देखो, यहाँ पर जब 1857 की क्रांति हुई तो इसी को फिर से भारत का वायसराय बनाया गया, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को कस के, मतलब पूरे जोरदार तरीके से उसका दमन कर दिया था। तो इसी का परिणाम ये हुआ कि इसको पूरे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और 1858 में वायसराय क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि 1858 में सत्ता जो है वो ब्रिटेन प्रशासन के हाथ में आ गई, इसलिए अब इसको गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था? तो सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली ने से पहले पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद, मैसूर और अवध आदि थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। यानी सहायक संधि होती क्या थी दोस्तों कि अगर आप युद्ध में हार गए हैं या आपको लगता है कि हम हार जाने वाले हैं, तो क्या कीजिए, युद्ध को बीच में ही रोक दीजिए और आप उनकी बातों को मान लीजिए, अंग्रेजों की बातों को मान लीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपना धन देना पड़ेगा कुछ, मतलब ये जिस प्रकार की शर्तें लगाएंगे आपके ऊपर, उसी हिसाब से आपको काम करना होगा इनके लिए। तो यही सहायक संधि का जन्मदाता कौन माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो वो वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। यही वह व्यक्ति था जिसने नई दिल्ली को राजधानी का उद्घाटन किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। लॉर्ड इरविन जो था 1928 में, इसी के समय में साइमन कमीशन वापस आया था, साइमन कमीशन भारत आया था और 13 मार्च 1931 में भारत को दिल्ली को नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया। जबकि लॉर्ड वेलेस्ली जो था ये सहायक संधि के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विलंब का सिद्धांत या जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, किसने शुरू किया था? ये डलहौजी था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति भारतीय इतिहास में भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों से निपटने के लिए ब्रिटिश भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई एक योजना थी। ये हड़प नीति क्या थी कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक राज्य है, मान लीजिए कि कोई एक राज्य है और इसके राजा मर गया है और राजा का कोई संतान नहीं, तो ये जो बाहर अंग्रेज बैठे हुए थे वो कहते थे भैया तुम अब छोड़ो, अब ये राज्य हमारा हुआ, काहे कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, और इस प्रकार से अंग्रेज जो है वो कब्जा कर लेते थे। यही कारण था कि झांसी में आपने ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी कि झांसी की रानी जी ने अपना एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया था। ठीक है, तो वही ये डलहौजी उसी के समय से संबंधित है, 1857 के आसपास से। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति नामक तैयार की थी, वो कौन थे? वो था डलहौजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? व्यापकता का सिद्धांत यही है, हड़प नीति। ऑप्शन बी डलहौजी। अगला प्रश्न है, किसने सन 1993 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी? तो 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल सितंबर 1786 से अक्टूबर 1793 तक था। इनको पुलिस सेवा का जनक माना जाता है भारत में, और यही वो आदमी था जिसने अस्थायी बंदोबस्त पद्धति भी लागू की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? वही लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून का अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसों की स्थापना की। वो पहला मदरसा यानी कहाँ पर खोला गया था? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला मदरसा कलकत्ता में खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा।
वर्ष 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून का अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, और जब उसी को ही भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो डफरिन था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी खूब चर्चा की थी कि डफरिन जो था वो भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल था, जब 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस की पहला स्थापना जहाँ पे पहला अध्यक्ष कहाँ हुआ था, अध्यक्षता कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि बॉम्बे में था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या अगली देखते हैं कि क्या है आपके सामने। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया था अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वे पर्यवेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सन 1784 में पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो आदमी था विलियम जोन्स। जबकि पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम था। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वो तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, लेकिन जो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा था? तो वही लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ तथा स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यही बाद में तमिलनाडु के सीएम भी बने। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने बनाई थी? तो अभी मैंने बताया, उसको हड़प नीति कह लीजिए, इसका सिद्धांत कह लीजिए, व्यापकगत सिद्धांत कह लीजिए, वो सब एक ही बात है। और इसका प्रतिपादन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कहते हैं, इसकी शुरुआत डलहौजी ने की थी। और इसके तहत इसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, ये देखिए नागपुर आदि रियासतों को अंग्रेजी राज्य में विलय करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से ही राजा राम मोहन राय जी की सहायता से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल सन 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और इनके कार्यकाल में ही राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1829 में। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है भाग 5। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाँ दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।